नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में। और रोज की तरह आज भी आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं। आप लोगों को बिल्कुल भी दया नहीं आ रही है मेरे ऊपर और बिल्कुल भी इस टाइम आपने मूड बना के रखा हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम सर को शेयर नहीं करेंगे जी। तो प्लीज थोड़ा सा भाई वीडियो को शेयर कर दिया करिए। सेशन शुरू हो गया है और आज के करंट अफेयर्स में हम बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करेंगे। पहले डिटेल सेक्शन करेंगे, उसके बाद हम करेंगे आपका न्यूज फटाफट और फिर उसके बाद करेंगे वन लाइनर और फिर उसके बाद करेंगे क्विज। तो 4 सेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे और निपटा देंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और सीजीएल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आप सभी से एक गुजारिश जो मैं हमेशा रोज की तरह करता हूं, और ये गुजारिश ये है कि भाई वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि और ज्यादा लोग इसे देख सके और मैं खुश हो चुकूं। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है लीवा मिस दिवा यूनिवर्स। लीवा मिस दिवा यूनिवर्स, लीवा एक कंपनी का नाम है। मिस दिवा यूनिवर्स जो है ये भारत से जो भी महिला या जो भी जो लेडी है जो ये पेजेंट जीतती है उनको मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलता है भारत की तरफ से, यानी कि वो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो हाल फिलहाल देखते हैं कौन है ऐसे, और ये क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अब चलते हैं, वर्तिका सिंह लिखा हुआ है। वर्तिका सिंह इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, आपको पता होना चाहिए वर्तिका सिंह कौन है। तो चलते हैं पहली जानकारी की तरफ, और पहली जानकारी ये जो है ये कुछ अच्छी नहीं है। आपको पता है कि भारत विश्व में भाई सबसे प्रदूषित 30 शहरों में से 21 तो हम ही हैं, यानी 21 शहर भारत के हैं। तो भारत में प्रदूषण की समस्या बहुत गंभीर है और अगर उसमें भी हम एशिया की बात करें तो विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में सारे के सारे एशिया के ही हैं। यानी कि बाकी जगह अगर देखा जाए तो वायु प्रदूषण की स्थिति थोड़ी सी अच्छी है। अभी हाल ही में IQ एयर नाम की एक कंपनी है जिसने ये आंकड़े जारी किए और इसने विश्व के वायु प्रदूषण के आंकड़े जारी किए, जिसमें हमारा गाजियाबाद जो है वो टॉप कर गया है। भाई गाजियाबाद जो है विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में से नंबर 1 पर है। आगे की बात करते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार आबादी के हिसाब से बांग्लादेश PM 2.5 यानी कि पर्टिकुलेट मैटर 2.5 प्रदूषण में सबसे ज्यादा प्रभावित है। उसके बाद पाकिस्तान है, मंगोलिया है, फिर अफगानिस्तान है और फिर भारत का नंबर आता है। यानी कि देशों की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रदूषित है बांग्लादेश, ओवरऑल पूरा कंट्री ज्यादा प्रदूषित है। फिर पाकिस्तान का नंबर आ रहा है, फिर मंगोलिया, फिर अफगानिस्तान और फिर इंडिया। सारे के सारे एशियन कंट्री हैं। और अगर आप देखें तो बांग्लादेश और हमारे में जो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 का जो डिफरेंस है वो कुछ ठीक ठाक है। 83.30 वहां पर है, 58.08 हमारे पास है। और पॉपुलेशन के लिहाज से देखा जाए तो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि ये हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। अभी हाल ही में ग्रीन पीस इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया था कि भारत को हर साल 10.7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान वायु प्रदूषण के द्वारा होता है। अब वायु प्रदूषण से कैसे नुकसान होता है? बच्चों को अस्थमा हो जाता है और जो पीड़ित व्यक्ति हैं, कैंसर, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो वायु प्रदूषण से फैलती हैं। और इस वजह से इसके ऊपर जो इलाज जाता है, इसके पीछे जो मानव संसाधन का हास होता है, मानव संसाधन में जो कमी आती है, उनकी जो एफिशिएंसी में कमी आती है, इसकी वजह से भारत सरकार को 10.7 लाख करोड़ रुपए का हर साल नुकसान होता है। तो फिलहाल अगर बात किया जाए तो भारत विश्व प्रदूषित देशों में 5वें स्थान पर है, जबकि चीन की बात करें तो 11वें स्थान पर है। और 30 में से 21 तो हमारी भारतीय शहर हैं। ये बड़ी खराब बात है। शहरों की बात कर लें तो भाई शहरों के बारे में यहां पर जानकारी उपलब्ध है कि जो सबसे प्रदूषित शहर है वो गाजियाबाद है भारत का, फिर होतन चीन का मिलेगा आपको, फिर गुजरनवाला आपका पाकिस्तान में है, फैसलाबाद पाकिस्तान में है, दिल्ली ये वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, यानी कि वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री, नॉट पॉपुलेटेड, इंग्लिश में कन्वर्जन, इंग्लिश में दिक्कत। दिल्ली जो है वो भारत की है और ये विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी में 1 नंबर पर है। नोएडा भारत का है, नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, मतलब निपटा दिया पूरा NCR रीजन। गुड़गांव ये इसकी कमी थी, ये भी आ गया। रावलपिंडी पाकिस्तान, फिर ग्रेटर नोएडा भारत और फिर बंदवारी भारत। तो यहां पर गाजियाबाद जो है ये विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में से 1 नंबर पर आ रहा है। अगर देखा जाए तो अभी पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पता लगा था कि 20 लाख लोग हर साल वायु प्रदूषण से जनित बीमारियों से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि उनकी मौत हो जाती है। और ये बेहद संवेदनशील आंकड़ा है, यानी कि जो इतना तो आतंकवाद से नहीं मर रहे जितना हम वायु प्रदूषण से मर रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ कुछ भी किसी भी तरह की गाड़ियां इतना धुआं उगलती हैं, उनके ऊपर कोई भी मानक नहीं है। मानक की बात की जाए तो अभी हाल ही में यूरो 6 मानक आ गया है और उसका हमने 5 मानक को स्किप कर दिया, यानी कि पहले हमारा यूरो 4 चल रहा था, यूरो 4 से हम यूरो 5 पे नहीं गए, हम सीधे यूरो 6 पे आ गए। यूरो 6 की बात करें तो यहां पर जो उससे जो निकलने वाले सल्फर होता है, मतलब इसके इंजन में जो सल्फर निकलता है वो बेहद कम मात्रा में होता है, वो लगभग 10 के अप्रॉक्स में रहता है स्केल में, तो वो बहुत कम रहता है। इसलिए ये काफी अच्छा स्टेप है यूरो 6 को अपनाना।
अब चलते हैं अगली जानकारी की ओर। ये थोड़ा हो गया थोड़ा प्रदूषण की बातें। अगली जानकारी है विश्वकर्मा पुरस्कार। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री यानी कि MHRD मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक ने 24 फरवरी को विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किए। अब ये विश्वकर्मा पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं? देखिए, विश्वकर्मा पुरस्कार इसलिए दिए जाते हैं, उन नौजवानों को दिए जाते हैं, उन युवाओं को दिए जाते हैं, उनकी टीम को दिए जाते हैं जो इनोवेशन रखते हैं, नए नए आइडियाज रखते हैं, जिसमें समाज को बदलाव किया जा सके, समाज का जो जीवन स्तर है उसको ऊपर उठाया जा सके। पिछले साल सितंबर 2019 यानी कि 11 सितंबर 2019 के आसपास एक आर्टिकल पे कुछ आइडिया डेवलप करने के लिए कहा गया लोगों को कि गांव की आय कैसे बढ़ाई जाए। इस विषय पर उनसे कहा गया कि भाई आप अपना आर्टिकल लिखिए या उसके ऊपर जो भी आप इसके ऊपर जो भी आपके विचार हैं वो प्रस्तुत करिए। तो लगभग 6,746 टीम सामने आई और उसमें से 117 टीमों का चयन किया गया। इन 117 टीमों में से 23 टीमों को, हाँ जी, 117 में से कुल 23 टीमों को, छात्रों को विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्रीय मंत्री निशंक ने उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार के तहत 6 संस्थानों को सम्मानित किया और वर्ष 2019 के विश्वकर्मा पुरस्कार के लिए प्रविष्टों के लिए जो प्रतियोगिता की जो थीम थी वो थी गांव की आय कैसे बढ़ाएं। यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने AICTE के साथ मिलकर एक योजना शुरू की, गांव की आय कैसे बढ़ाएं। उस पर लोगों को आर्टिकल लिखने के लिए बोला। 6,746 टीमें सामने आती हैं। 117 से उन पर प्रोटोटाइप बनाने को कहा जाता है कि जो मॉडल आपने बताया है उसको कैसे डेवलप करेंगे, उसका एक प्रोटोटाइप बनाइए। और इन लोगों ने प्रोटोटाइप बनाया जिसमें से 23 टीमों को व्यक्तिगत श्रेणी में चुना गया, जबकि संस्थागत श्रेणी में अगर हम बात करें तो 6 संस्थानों को चुना गया है। एक बात याद रखिएगा कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने अभी हाल ही में कौन से पुरस्कार वितरित किए हैं? तो विश्वकर्मा पुरस्कार वितरित किए हैं। विश्वकर्मा पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं? ये इनोवेशन के लिए दिए जाते हैं। और हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो इसमें 117 टीमों ने भाग लिया था और फाइनली 23 टीमों को सिलेक्ट किया गया है। अगली जानकारी की बात करें, पुरस्कार से एक और चीज याद आ गई कि अभी हाल ही में आपका सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया था। यह भी इस साल पुरस्कार शुरू किया गया था और यह विश्वकर्मा पुरस्कार का तीसरा एडिशन था। यह तीसरी बार विश्वकर्मा पुरस्कार दिए जा रहे थे। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की बात करें तो 23 जनवरी 2020 को यह पुरस्कार वितरित किए गए थे। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है। उस दिन के अवसर पर कुमार मुन्नन सिंह को व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा प्रबंधन का पुरस्कार दिया गया, जबकि उत्तराखंड का जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यालय है उसको जो दिया गया उसको संस्थागत श्रेणी का यह पुरस्कार दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। अब ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये है जलयुक्ता शिवार। जलयुक्ता शिवार जो है ये महाराष्ट्र राज्य की एक परियोजना है और कहा जाता है कि कभी कभी सरकार अच्छी परियोजनाएं लाती है, लेकिन अगर उसमें भ्रष्टाचार शामिल हो जाए तो उस परियोजना का गला घोट जाता है। ऐसी ही एक योजना थी जलयुक्ता शिवार, जिसको हाल फिलहाल बंद करना पड़ा। इस योजना का जो मेन मोटिव था वो ये था कि महाराष्ट्र में जो गिरता हुआ भूगर्भ जल स्तर है, यानी जमीन से जो निकलने वाले पानी है उसका जो स्तर गिर रहा है उसको किसी तरीके से वापस रिनोवेट करना, उसको वापस से लेके आना, ताकि जो पानी है वो हमारी जरूरतें पूरी होती रहे, महाराष्ट्र के लोगों की जरूरतें पूरी होती रहे। ऐसे में क्या हुआ कि इस परियोजना में 10,094 काम होने थे, लेकिन 1300 कार्यों में विसंगतियां पाई गई, यानी भ्रष्टाचार संबंधी कुछ पाया गया, जिसमें महाराष्ट्र की वर्तमान उद्धव ठाकरे सरकार ने इसको कहा कि भाई तुम खत्म हो जाओ, ये इस योजना को समाप्त कर दिया। तो जलयुक्ता शिवार जो योजना है इसके जरिए कहा है कि लगभग 16,000 गांवों में उन्होंने इस तरीके से डेवलपमेंट किया है कि वहां का जो सूखे की समस्या थी वो ऑलमोस्ट क्या हो गई है, खत्म हो गई है। इस योजना को दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य व्यवस्थित तरीके से सर्वाधिक सूखा प्रभावित गांवों में जल की कमी को दूर करना था। महाराष्ट्र के मराठावाड़ा और विदर्भ सहित राज्य का लगभग 52% भौगोलिक क्षेत्र सूखे से प्रभावित है। उसमें उसको बचाने के लिए इस योजना को लाया गया था, लेकिन हाल फिलहाल अनफॉर्चुनेटली ये योजना समाप्त करनी पड़ी है। थोड़ा सा आपको आइडिया बता देता हूं विदर्भ क्या है। विदर्भ अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में कुल 36 जिले हैं। कितने जिले हैं? 36, जिन्हें भौगोलिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक आधारों पर 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। ये किनारे वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये कोंकण है। कोंकण जिसका शाब्दिक अर्थ तट होता है, भारत के पश्चिमी तट भाग है, जिसे कोंकण तट के रूप में भी जाना जाता है। देश, महाराष्ट्र में इसके थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो ये आपका पोर्शन जो है ये है देश। देश ये पश्चिमी घाट पूर्व, खानदेश के दक्षिण तथा मराठावाड़ के पश्चिम तथा कर्नाटक के उत्तर दिशा में स्थित है। खानदेश की बात करें, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये खानदेश है, और खानदेश यह मध्य भारत का एक भौगोलिक क्षेत्र है जो महाराष्ट्र राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से का निर्माण करता है। मराठावाड़ और विदर्भ, आपका ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये सूखे से पीड़ित था।
सूखे की बात करें तो सूखा 3 तरीके से मेजर किया जाता है, और जो लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं वो इन 3 टर्म्स को जरा गौर से समझिएगा। जल की कमी, वाटर स्कार्सिटी का मतलब होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जल की उपलब्धता पर ध्यान दिया जाता है कि जल उपलब्ध है या नहीं। जब तक हम इस लेवल पे जांच या पड़ताल करते हैं उसे कहा जाता है कि हम जल की कमी की जांच कर रहे हैं। हम किसकी जांच कर रहे हैं? जल की कमी की। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि हम वाटर स्ट्रेस की जांच कर रहे हैं, वाटर स्ट्रेस का मतलब होता है जलाभाव, यानी जहां जितने लोग वहां पर रह रहे हैं, हो सकता है जल तो है लेकिन वो पानी उतने लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है जितना उस एरिया का घनत्व है या जितना उस एरिया का डेंसिटी है। जब हम इसकी जांच करते हैं तो ये इस पूरे जांच के दौरान कहलाता है जल तनाव, यानी कि वाटर स्ट्रेस। और जल की कमी की तुलना में जल का तनाव एक अधिक समावेशी और व्यापक अवधारणा है। इसके बाद आता है वाटर रिस्क। वाटर रिस्क एक तीसरा फिनोमिना है जिसको सूखे से संबंधित किया जाता है या जल संबंधी चुनौती का सामना करने वाली इकाई की संभावना को दर्शाता है। यानी कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर समुदाय है, पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी है, वो कितने समय तक बिना जल के सरवाइव कर पाएगी और कब तक हम उसे ये सारी चीजें प्रोवाइड कर पाएंगे या कब तक हम उसको संभाल पाएंगे। तो इन सब चीजों की जांच की जाती है। तो जल सूखा जो है वो 3 कैटेगरीज में नापा जाता है, या आप ऐसा कहते हैं जल की मात्रा जो है वो 3 कैटेगरी में नापी जाती है: वाटर स्कार्सिटी, वाटर स्ट्रेस एंड वाटर रिस्क। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज, माफी चाहूंगा थोड़ा सा बोर लगा हो तो। अब दूसरी बात ध्यान से सुन लो। अगर आपके पास बंदूक है, बंदूक या आपके पास कोई भी ऐसा हथियार है जैसे बंदूक, रिवॉल्वर, पिस्टल, कट्टा अट्टा की छोड़ दो, कट्टा तमंचा वो सब छोड़ दो, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल आयुध अधिनियम 1959, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा इस न्यूज को, कि आयुध अधिनियम 1959 और आयुध नियम अधिनियम 2016 2 अधिनियम हैं जिनमें परिवर्तन किया गया है। और इनमें जो परिवर्तन किया गया है वो 1959 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के तहत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आयुध अधिनियम 1959 एवं आयुध नियम 2016 में संशोधन संबंधी अधिसूचना जारी की है। आयुध अधिनियम एवं आयुध नियम में संशोधन का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों द्वारा जो रखे जाते हैं उनके पास अस्त्र, जैसे कि आप सभी को पता है अभिनव बिंद्रा के पीछे उनके पापा ने बहुत सारा पैसा लगाया था, इस वजह से वो जाके गोल्ड मेडल वगैरह जीत पाए थे। अदरवाइज इस खेल में इतना पैसा लगता है, शूटिंग में इतना पैसा लगता है कि आप खिलाड़ी उसको अफोर्ड नहीं कर पाते और इसी वजह से बहुत सारे पदक नहीं आ पाते। लेकिन अभी हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि कैसे इस खेल ने भारत का नाम ऊंचा किया है। जैसे कि मनु भाकर, सौरभ चौधरी, ये बड़ी तेजी से निकल के आ रहे हैं इस तरह के खिलाड़ी। तो अब सरकार को भी इनकी चिंता होने लगी है, तो उन्होंने कह दिया है कि अब हम इस नियम में बदलाव करेंगे। इस नियम में बदलाव क्या होंगे उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए कि 1959 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के तहत भारतीय निशानेबाजों को अभ्यास के लिए अब पर्याप्त मात्रा में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब पर्याप्त मात्रा में अग्नाशय या गोला बारूद रखने की अनुमति मिलेगी। इस प्रावधान के उपरांत खिलाड़ी विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से अभ्यास कर पाएंगे। और आयुध अधिनियम 1959 देश के भीतर हथियारों के गैर कानूनी संग्रहण को रोकने के लिए लाया गया था। ये क्यों लाया गया था आप सभी को पता है कि कोई ये नहीं कि जितना मर्जी हो, पता पूरा घर के अंदर आर्मरी बना के रखा हुआ है, पूरा गए तो बंदूक भरी हुई है, तो उसको इलीगल तरीके से स्टोर करने से रोकने के लिए, हथियारों को रोकने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। अगर हम बात करें तो इस अधिनियम में क्या संशोधन किए गए हैं, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट है। संशोधन के अनुसार अब अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता या विख्यात निशानेबाज, जैसे कि अभिनव बिंद्रा हो गए, आपके गगन नारंग हो गए, आपके मनु भाकर हो गए, आपके सौरभ चौधरी हो गए, तो इनको अधिकतम 12 शस्त्र रखने की अनुमति मिल जाएगी। अभी तक ये केवल 7 थी। यदि कोई निशानेबाज किसी प्रतियोगिता में विख्यात है तो उसे अधिकतम 8 शस्त्र रखने की रियायत मिल जाएगी। इससे पहले ये केवल 4 थी। इस संशोधन के बाद कनिष्ठ लक्ष्य शूटर, महत्वाकांक्षी शूटर भी, अब मान लो जो शूटर बनना चाहते हैं वो भी वर्ग के 2 शस्त्र रख सकते हैं, जबकि उनको केवल 1 शस्त्र ही रखने की अनुमति थी। आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झूठ बोलकर इस तरह के शस्त्र हासिल कर लेते हैं और अक्सर वो अपने आप को यही दिखाते हैं कि हम शूटिंग की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इन रियायत प्राप्त वर्गों के शस्त्रों के अतिरिक्त किसी भी खिलाड़ी आयुध अधिनियम 1959 अंतर्गत 2 अतिरिक्त शस्त्र रख सकते हैं। बतौर सामान्य नागरिक वो रख सकेंगे, यानी अलग अलग तरीके के पिस्टल उनको रखने की आजादी हो जाएगी, अलग अलग तरीके के राइफल उनको रखने की आजादी हो जाएगी, तो वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सकेंगे। इवन जो 2016 का अधिनियम है, 2016 का जो नियम है आयुध नियम, उसके तहत उनको ज्यादा गोलियां, ज्यादा नंबर ऑफ बुलेट भी रखने की अनुमति प्राप्त हो गई है। लेकिन आयुध अधिनियम 2019 द्वारा किए गए संशोधन के तहत किसी व्यक्ति द्वारा रखे जाने वाले अग्नायुध यानी कि वो राइफल और पिस्टल वगैरह के अधिकतम संख्या को 3 से घटाकर 2 कर दिया गया। यानी कि अब आप अपने घर में 3 से नहीं रख पाएंगे। पहले मैक्सिमम 3 आप रख सकते थे, लेकिन अब 2 ही रख पाएंगे। जिन व्यक्तियों के पास 3 लाइसेंस
आग्नेय युद्ध हैं यानी कि ये राइफल्स वगैरह हैं, तो उन्हें कोई भी एक 13 दिसंबर 2020 तक सरेंडर करना होगा। तो ये थी इसकी जरूरी बातें। अगली जनपरित तस्वीर है तो वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी, और वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी जब भी तस्वीर में आते हैं कोई ना कोई योजना होती है। तो हाल फिलहाल उन्होंने एक योजना शुरू की है, जगन्ना वास्थी देवेना योजना। तो दिवेना योजना, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने राज्य के छात्रों के लिए जगन्नाथ वास्तुदेव नामक ये जगन्ना वास्थी देविना योजना जो है ये आपकी ये आपकी तेलुगु भाषा में है, और इस वजह से इसका नाम जो होगा वो जगन्नाथ वास्तुदेव योजना हो जाएगा हिंदी में। यह योजना विभिन्न पोस्ट इंटरमीडिएट पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे हैं, यानी कि अगर आप आंध्र प्रदेश में हैं और आप कोई भी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, आईटी में जाना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, कोई भी इस तरह का प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो आपको जगन्नाथ वास्तुदेव या जगन्ना वास्ती देवीना नामक योजना के तहत आपको स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी अगर आप आंध्र प्रदेश में हैं। तो इस योजना में कुल मिलाकर 2300 करोड़ रुपए की खर्च होंगे। आईटीआई, पॉलिटेक्निक, स्नातक, स्नातकोत्तर करने के लिए 11,87,904 छात्रों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। आईटीआई करने वाले छात्रों को 10,000 रुपए मिलेंगे, पॉलिटेक्निक वालों को 15,000 मिलेंगे और स्नातक वालों छात्रों को 20,000 रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले अभी हाल ही में उन्होंने नाडू नेडू नाम की एक योजना लॉन्च की थी आंध्र प्रदेश ने, वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी ने। नाडू नेडू योजना जो अभी लॉन्च की थी वो अस्पतालों के आधुनिकीकरण से संबंधित है। इससे पहले जो लॉन्च की थी उसमें स्कूलों का आधुनिकीकरण किया गया था, उसमें स्कूलों में इंग्लिश पढ़ाने की बात की थी। इससे पहले उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन कनुका योजना लॉन्च की थी। वृद्धावस्था पेंशन कनुका योजना जो है ये वृद्ध जन जो है जिनकी आयु 65 वर्ष तक हो गई है और वो वृद्धावस्था पेंशन के पात्र हैं, तो उनके घर जाकर उनको पेंशन देने की योजना है। इसके पहले अम्मा वोडी योजना लॉन्च की थी। अम्मा वोडी योजना जो है ये स्कूल में जिनके बच्चे जाते हैं उनके लिए ये योजना थी। दूसरा, आंध्र प्रदेश अभी हाल ही में देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने दिशा कानून को पारित किया था। आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने यहां दिशा पुलिस बनवाया था, सबसे दिशा पुलिस स्टेशन बनाया था। राज महेंद्र वर्मम करके एक नगर है, वहां पर उन्होंने इस तरह के पुलिस स्टेशन की स्थापना की थी। महिलाओं के लिए काफी ज्यादा सख्त कानून, मतलब महिलाओं के लिए काफी, महिलाओं के अत्याचारों के विरुद्ध काफी सख्त कानून बनाने की पहल की है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें तो आंध्र प्रदेश की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है वो 3 राजधानियों वाली है। अब मैं वो नहीं बताऊंगा कि 3 राजधानियां कौन सी, मैं बाल कई बार बता चुका हूं, फिर भी निकल ही रहा है मुंह से तो निकल ही जाने दो। कुर्नूल करेक्ट, विशाखापट्टनम, एक और अमरावती, ठीक है। बाकी कौन न्यायिक है, कौन जुडिशरी है, ये सब थोड़ा सा आप याद रखना, और जब ये बन जाएंगी, फॉर्म हो जाएंगी, तो हम लोग फिर से बात करेंगे। आ गया भैया आपका जो थंबनेल पे क्वेश्चन था, एडेलिन कैस्टेलिनो जो है वो लिवा मिस दीवा यूनिवर्स 2020 का ताज पहनाया गया है उन्हें ये ताज पिछले साल की विजेता वर्तिका सिंह जी, इन्होंने इस बार मिस यूनिवर्स में भाग लिया था। और अब आपको कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना है कि वर्तिका सिंह को इस बार मिस यूनिवर्स 2019 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। कोई स्थान प्राप्त भी हुआ था कि वो बाहर ही हो गई थी 12 के बाद। चलिए फिलहाल देखकर बताइए, और आप थोड़ा बहुत उसके बारे में सर्च करिए। तो मुंबई में YRF यानी यशराज फिल्म स्टूडियो में आयोजित एक कार्यक्रम में पहनाया गया। वो कर्नाटक के मंगलौर से है। कौन है कर्नाटक के मंगलौर से? एडेलिन कैस्टेलिनो। कौन है ये? इनको भाई मिल गया मिस दीवा यूनिवर्स, यानी इस बार भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी आपकी, ये बीच में है एडेलिन कैस्टेलिनो। वह इस साल अंत में होने वाली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। बात वही हो गई जो मैंने बोला। मध्य प्रदेश की जबलपुर की आवृत्ति चौधरी को लिवा मिस दीवा सुपर नेशनल 2020 का ताज पहनाया गया है और उन्हें ताज शेफाली सूद ने पहनाया। वह मिस सुपर नेशनल पेजेंट में 2020 की भारत की प्रतिभागी बनेंगी। एक और होता है फेमिना मिस इंडिया। फेमिना मिस इंडिया वाली जाती हैं मिस वर्ल्ड में अपना भारत का प्रतिनिधित्व करने, जबकि जो लीवा मिस यूनिवर्स होती हैं वो जाती हैं मिस यूनिवर्स के लिए। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दोनों ही प्रेजेंट बराबर होते हैं, कुछ नहीं कह सकते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। एक्चुअल में क्या है, एक अमेरिका का है और एक ब्रिटेन का है। तो ऐसे में दोनों के जो वर्चस्व की लड़ाई है वो यहां पर भी देखने को मिलती है। लेकिन इस बार जो घोषणा हुई कई सारे पुरस्कारों की, जैसे मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ और मिस वर्ल्ड की, तो वो थोड़ा सा लोगों को चौंकाता रहा। तो 59वीं मिस वर्ल्ड बनी थी इस बार टोनी एनसिंग जो कि जमैका की थी, और 68वीं मिस यूनिवर्स बनी थी जोजेबिनी टुंजी जो कि साउथ अफ्रीका से है, और 19वीं मिस अर्थ बनी है नेलिस पिमेंटल जो कि प्यूर्टो रिको से थी। तो ये थोड़ा सा आपको मैंने याद करा दिया और थोड़ा सा आपका इससे रिवीजन भी हो गया, क्योंकि पूछा जाने लायक जो है वो इन 3 में से है। न्यूज आ गई थी
तो अगर पूछा जाएगा तो मिस वर्ल्ड, मिस अर्थ एंड मिस यूनिवर्स ही पूछा जाएगा। मिस दिवा यूनिवर्स बहुत मुश्किल है जो पूछ लिया जाए, लेकिन फिर भी आपको, क्योंकि आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि भाई भारतीय सैनिक, कुछ सैनिक गए हैं ब्रिटेन। क्या करेंगे वहां जाकर? वहां अजेय वॉरियर नाम का एक एक्सरसाइज सीखने गए हैं, आपस में एक्सरसाइज करने गए। तो संयुक्त सेना अभ्यास अजेय वॉरियर 2020 का 5वां संस्करण वेस्ट डाउन कैंप सेलिसबरी, इतना याद रखिएगा, यूके में हुआ है। ठीक है, अभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में आयोजित किया गया। ब्रिगेडियर टॉम बेबिक, यूके 7 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर, और ब्रिगेडियर गेविन, भारत में यूके के रक्षा अताशे ने इस कार्यक्रम में समापन समारोह में भाग लिया। अभ्यास का उद्देश्य क्या था? शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी अभियानों पर जोर देने के साथ साथ कंपनी स्तरीय संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित करना था। अभ्यास भारत के और यूके के वैकल्पिक रूप में आयोजित किया जाता है। कभी एक बार भारत में किया जाता है और एक बार यूके में आयोजित किया जाता है। अभ्यास में दोनों सेनाओं के 120 से अधिक सैनिक भाग लेते हैं। आगे चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। तो अजेय वॉरियर किसके बीच होता है? भारत और यूके के बीच में। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो है बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिंजेंट ट्रॉफी टू CISF। गणतंत्र दिवस हुआ। कौन सा गणतंत्र दिवस था? 72वां। कौन था मुख्य अतिथि? ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। पहला झांकी पुरस्कार, मतलब बेस्ट झांकी पुरस्कार या बेस्ट टैबलेट पुरस्कार किसको मिला? असम की झांकी को, उसके बाद उड़ीसा, फिर उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे आया था। अब यहां पर मार्चिंग की जाती है, यानी कि मार्च पास्ट होता है, और वो किया जाता है सेनाओं द्वारा, सेना के जो भी हमारे सुरक्षा बल है उनके द्वारा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गणतंत्र दिवस परेड 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कंटेस्टेंट की ट्रॉफी प्रस्तुत की। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने तीनों सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ माना गया, यानी कि उसने तीनों सेवाओं की, जो तीनों सेवाएं हैं, थल सेना, जल सेना और वायुसेना, उसमें सबसे अच्छी ट्रॉफी किसको मिली? वायुसेना को। अब वायुसेना को क्यों ना मिलेगी? हवाई जहाज उनका जो गुलाटी खाता है, हमारे जो आर्मी वाले होते हैं वो बुलेट पे गुलाटी थोड़ू ना खा सकते हैं, तो हवाई जहाज गुलाटी खाता है तो रोमांच ज्यादा पैदा होता है, तो उसको देखना ज्यादा अच्छा लगता है। तो हाल फिलहाल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को, यानी कि CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को केंद्रीय सशस्त्र बलों के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का नाम दिया गया, यानी कि सर्वश्रेष्ठ ट्रॉफी उन्हें दी गई। ट्रॉफी CISF के DG राजेश रंजन। अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि CISF के DG वर्तमान समय में कौन है? वो है राजेश रंजन, और डिप्टी कमांडेंट PS सिंह को दी गई। CISF का तो आपको पता चल गया, राजेश रंजन। अभी हाल ही में एक नियुक्ति हुई थी, CRPF के DG बनाए गए हैं। आपको याद आ रहा है CRPF के DG कौन बनाए गए? इस बार जो मैंने वीकली करंट अफेयर्स कराया था उसमें आपको बताया था, तो वो है आनंद प्रकाश माहेश्वरी, AP माहेश्वरी भी आप कह सकते हैं। ये वर्तमान समय में आपके CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। RPF, अब CRPF से RPF याद आ जाता है। RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने अपना नाम बदलकर कर लिया है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, यानी कि इंडियन रेलवे सुरक्षा बल सेवा, इंडिया रेलवे सुरक्षा बल सेवा, तो ये नाम कर लिया है। यहां पर काफी सारी जानकारी हो गई है। कौन सा गणतंत्र दिवस था? 72वां। मुख्य अतिथि कौन थे? याद आ गया। झांकी, पहला झांकी पुरस्कार किसको मिला? असम को। चलिए आगे चलते हैं। अगली जानकारी है कि इंडिया जो है वो आपका कॉमनवेल्थ शूटिंग एंड आर्चरी गेम्स की मेजबानी करेगा। वैसे तो भारत 2022 में राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, जबकि ये जो गेम है ये बर्मिंघम में होने वाले हैं, लेकिन इसके 2 इवेंट, आर्चरी और तीरंदाजी वाले, निशानेबाजी और तीरंदाजी वाले जो चैंपियनशिप है उसकी मेजबानी भारत में होगी, और इसमें जो भी अंक आएंगे वही आपके बर्मिंघम खेलों के लिए गिने जाएंगे। ये कार्यक्रम जनवरी 2020 में चंडीगढ़ में आयोजित किए जाएंगे, जबकि बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम है वो 27 से 7 अगस्त के दौरान आयोजित किए जाएंगे। इससे थोड़ा सा याद आ रहा है कि फीफा अंडर 17 2020 है, इसकी होस्टिंग कौन करने वाला है? भारत करने वाला है। और एशियन फुटबॉल फेडरेशन का, यानी AFC की बात करें तो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का जो एसोसिएशन का जो वीमेन वर्ल्ड कप होने वाला है 2021 में, उसकी मेजबानी भी किसको मिली है? भारत को मिली है। तो भारत 2 चीजों की मेजबानी करने वाला है। और एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अभी हाल ही में आपने खेलो इंडिया गेम्स देखे थे। खेलो इंडिया गेम्स कहां हुए थे? ये असम के गुवाहाटी में हुए थे। दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम था, उसका तीसरा संस्करण था। महाराष्ट्र बाजी मार ले गया था, महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा पदक जीते थे वहां पे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है वो आपके उड़ीसा में शुरू हो गए। कहां शुरू हो गए? उड़ीसा में। अगली जानकारी है, भाई साहब अपन लोग पैसा निकालने के मामले में विश्व में दूसरे नंबर पर आए हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई है कि पिछले 5 वर्षों में भारत में एटीएम से नगद निकासी बहुत बढ़ी है और एटीएम से नगद निकासी के मामले में हम केवल चीन से पीछे चल रहे हैं। अदरवाइज हम सबसे ज्यादा एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं पूरे विश्व में, और ऐसा हमारे साथ हो जाता है क्योंकि हम हैं ही इतने, गिनती में हम इतने हैं कि अगर एक एक आदमी भी पैसा निकालेगा तो हम कई देशों पर भारी वैसे ही पड़ जाएंगे, क्योंकि हम जनसंख्या में बहुत है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो नहीं समझ में आएगी तो कल भी हंस सकते हैं, 2-3 दिन बाद भी हंस सकते हैं जब समझ में आ जाए। तो डिजिटलीकरण की दिशा में बदलाव का संकेत देते हुए डिजिटल लेनदेन की मात्रा में वार्षिक वृद्धि दर 61% और वॉल्यूम में 19% बढ़ी है। शक्तिकांत दास कौन है? ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है और उन्होंने ये घोषणा की है। शक्तिकांत दास को अभी हाल ही में एक अवार्ड मिला था, एशियन पैसिफिक बैंकर ऑफ द ईयर। एशियन पैसिफिक बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला था? यह मिला था हमारे शक्तिकांत दास को, जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं। अगली जानकारी क्या है? अब जानकारियां लगभग खत्म हो गई, अब करेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद न्यूज फटाफट, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे है वो 14 अगस्त है। नेशनल एनिमल मारखोर है। मारखोर की बात करें तो आप ये देख पा रहे हैं, इसकी सींगें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, कभी कभी राउंड भी कर जाती हैं। तो ये एक गोवंश प्रजाति यानी गोवंश प्रजाति का एक जीव है। दूसरा, नेशनल बर्ड की बात करें तो चुकर पार्थी, चुकर पार्थी, इसको चुकर बोला जाता है। चुकर चुगने वाला पक्षी होता है, ये चुकर बोला जाता है। देखने में बड़ा सुंदर सा लगेगा, तीतर जैसा लगेगा। नेशनल फूड जो है आम, वहां पे गर्मियों में और ठंडियों में गुआवा। अच्छा, ठंडी और गर्मी में अलग अलग फल खाते हैं, सही है, अच्छी बात है। नेशनल ट्री क्या है? देवदार। देवदार के जो वृक्ष है, क्योंकि थोड़ा सा ऊंचाई पर है तो वहां पे देवदार जो है वो नेशनल ट्री है। फेमस फेस्टिवल ईद उल फितर, ईद उल अजहा और साहब ए बारात, शबाए बारात। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी। प्रेसिडेंट वहां पे संसद को क्या बुलाते हैं? वहां पर बुलाते हैं नेशनल असेंबली। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं? 342 हैं वर्तमान समय में। नेशनल लैंग्वेज वहां पे उर्दू और इंग्लिश देखने को मिल जाएगी, इसमें हिंदी का भी नाम शामिल होना चाहिए क्योंकि वहां हिंदी भी बोली जाती है। नंबर ऑफ प्रोविंस यानी राज्यों की बात करें तो 4 मेन राज्य आपको वहां पर देखने को मिलेंगे पूरे पाकिस्तान में। करेंसी पाकिस्तानी रुपया। और भारत के जो राज्य हैं जो पाकिस्तान को छूते हैं उनमें सबसे पहले है जम्मू कश्मीर, फिर राजस्थान, फिर गुजरात और पंजाब। ये भारत के 4 राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा को छूते हैं। हाईएस्ट पीक, ये वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है K2, जो कि आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। और नेशनल गेम जो है वो फील्ड हॉकी है। कुछ लोग कहेंगे सर नैप के हिसाब से K2 जो है वो भारत में आता है, उसका एक हिस्सा पाकिस्तान में भी आता है, थोड़ा सा इधर भी है थोड़ा सा उधर भी है। तो ये थोड़ा सा सीमा विवाद वाला मामला है, लेकिन पाकिस्तान की जो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है वो K2 मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, हॉकी उनका भी राष्ट्रीय गेम है। अगर राजधानी की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। अब बारी है आज हमारे वन लाइनर की। सबसे प्रदूषित देशों में भारत का 5वां स्थान नई रिपोर्ट के अनुसार। विश्व के तीसरे सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 30 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में तो भारत के कितने हैं? 21। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 24 फरवरी को विश्वकर्मा पुरस्कार दिए। ये इनका कौन सा संस्करण था? तीसरा संस्करण था। कितने लोगों को दिया? 23 टीमों को दिए हैं और 6 संस्थानों को दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 5 वर्ष पूर्व प्रारंभ की गई किस प्रमुख जल संरक्षण परियोजना को तिलांजलि दे दी है? तो वो है जलयुक्ता शिवार। आयुध अधिनियम 1959 देश के भीतर क्यों लगाया गया था? गैर कानूनी संग्रहण को रोकने के लिए, और उनमें अभी अधिनियम में चेंजेस किए गए हैं। पहले 7 रख सकते थे कोई भी अगर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी है, अब वो 12 शस्त्र अपने पास रख सकता है। जगन्नाथ वासुदेव यानी जगन्नाथ वासुदेवेना नामक योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार कितनी राशि खर्च करने वाली है? तो 2300 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। और फिलहाल ऐसा याद रखिएगा कि जगन्नाथ वासुदेवेना ये योजना किस राज्य की है? तो ये आंध्र प्रदेश की है। लीवा मिस दिवा यूनिवर्स 2020 किसे पहनाया गया है? तो ये कौन बनी है? तो वो है एडलिन कैस्टेलिनो। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर का 5वां संस्करण कहां संपन्न हुआ? यह संपन्न हुआ वेस्ट डाउन कैंप सेलिसबरी प्लेन्स ट्रेनिंग एरिया यूके में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस साल गणतंत्र दिवस के लिए बेस्ट मार्चिंग टुकड़ी का ट्रॉफी किसको दिया है? तो वो दिया गया है CISF को। एटीएम से नगद निकासी के मामले में भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत दूसरे नंबर पर है। कौन सा देश जनवरी 2022 में राष्ट्रमंडल शूटिंग और तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है? तो वो है इंडिया। अब बारी है हमारे आज के न्यूज फटाफट की। फटाफट से बस देखते चले जाइए। भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है $3 बिलियन के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके बाद दोनों नेताओं ने आतंकवाद से विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस समझौते में अमेरिका ने 23 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर और 6 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर की खरीद भी शामिल है। गौरतलब है कि यह दोनों हेलीकॉप्टर किसी भी प्रकार के मौसम में तथा दिन या रात में कभी भी हमला करने में सक्षम है। तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ $3 बिलियन का समझौता। बड़ी खबर है, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक का भी हाल ही में निधन हो गया। होस्नी मुबारक 3 दशक से भी अधिक
मिस्र के राष्ट्रपति रहे। वर्तमान समय में मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। मिस्र की राजधानी काहिरा, मिस्री पाउंड वहां की करेंसी है। होस्नी मुबारक का जन्म 4 मई 1928 को नील डेल्टा में एक गांव में हुआ था। मोहम्मद अली पाशा के बाद वो सबसे लंबे समय तक मिस्र के शासक रहे और उन्होंने अरब जगत के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश का नेतृत्व किया था। मिस्र जो है विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। अरब कंट्रीज के बारे में बात की जाए तो मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद, यहां तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मलेशिया के अंदर चल रही है कलह। यहाँ के जो इनके सपोर्टिंग पार्टी के नेता थे उनको बोला कि हम तुम्हें बना देंगे प्रधानमंत्री, फिर नहीं बनाया, फिर वहां पे कुछ कलह वगैरह हुई, अंततः उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ने 24 फरवरी को इस्तीफा दे दिया। महातिर ने उप प्रधानमंत्री वान अजीजा वान इस्माइल को देश का अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। महातिर के इस्तीफा देने के कारण हाल के दिनों में महातिर और अनवर इब्राहिम, जो कि उनकी सपोर्टिंग पार्टी थी, के बीच में टकराव खुलकर सामने आ गया था और दोनों ने 2018 में मिलकर सरकार बनाई थी। उस दौरान महातिर ने अपनी सहयोगी पार्टी को भी सत्ता सौंपने की बात की थी। भाई 2 साल हम कर लेंगे, 2 साल तुम प्रधानमंत्री बन जाना, और फिर बाद में मुकर गए और फिर हो गया बवाल। तो उन्होंने कहा ठीक है, ना हम बनेंगे ना तुम बनो, हटाओ, दोबारा चुनाव होंगे। तो फिलहाल महातिर मोहम्मद कहां गए हैं? मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर और सबसे इंपॉर्टेंट मलेशिया की जो मुद्रा है वो है रिंगित। रिंगित याद रखिएगा, मलेशिया की मुद्रा क्या है? रिंगित। अगली जानकारी, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने स्पाइस प्लस नाम का एक वेब फॉर्म लॉन्च किया है। भारत सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से इसका रिलेट करेगी। बस इतना याद रखिएगा कि स्पाइस प्लस जो फॉर्म है ये किसने लॉन्च किया है? तो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने। मुंबई में दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार की घोषणा हुई है। ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं है, दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है और इसमें सुपर 30 जिसमें आपके ऋतिक रोशन ने काम किया था उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जग्गी वासुदेव द्वारा लिखित एक पुस्तक का भी अनावरण किया, डेथ एंड इनसाइड स्टोरी, ए बुक फॉर दोज हु सेल, जारी की। लेकिन ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु के नाम से प्रसिद्ध है और पुस्तक का विमोचन महाशिवरात्रि के अवसर पर किया गया था। तो जग्गी वासुदेव की एक पुस्तक डेथ एंड इनसाइड स्टोरी का भी हाल ही में विमोचन किया गया। ओडिशा ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में मुंबई विश्वविद्यालय की जुड़वा बहनों ज्योति और आरती ने 4 पदक जीत लिए हैं। तो मैंने अभी बताया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां शुरू हुए, तो इसमें पहले ही दिन 2 जुड़वा बहनों ज्योति और आरती ने 4 पदक जीते। तैराकी के कार्यक्रम के शुरुआती दिन ही जुड़वा बहनों ने 200 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में पोडियम पर समाप्ति की और स्वर्ण पदक जीता, जबकि आरती ने एक कांस्य पदक जीता है। 11 साल की जिया राय एक दिव्यांग गर्ल हैं और इन्होंने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन्होंने खुले पानी में 14 किलोमीटर तैरने में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो जिया राय, इनका नाम आपने क्यों सुना? इनका नाम इसलिए सुना क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में, ये एक दिव्यांग हैं और ये इन्होंने खुले पानी में 14 किलोमीटर तक तैराकी की है और 3 घंटे 27 मिनट 30 सेकंड में 14 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली दुनिया की सबसे छोटी और पहली विशेष यानी कि दिव्यांग लड़की बन गई है। मॉरिशस की वित्तीय कार्रवाई दल ने यानी कि FATF ने ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया, भी ग्रे लिस्ट में शामिल हो गया है पाकिस्तान के साथ। और ग्रे लिस्ट में जो शामिल हो जाता है उसे वित्तीय संस्थानों द्वारा लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। अब बारी है फटाफट से करते हैं आज की क्विज। सबसे प्रदूषित देशों में भारत कौन से स्थान पे आया? भाई 5वें स्थान पर। सबसे प्रदूषित देश कौन सा निकल के आया? बांग्लादेश। सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद। विश्वकर्मा पुरस्कार 2019 किन्होंने प्रदान किया? तो वह रमेश पोखरियाल निशंक, MHRD मिनिस्टर। महाराष्ट्र सरकार ने 5 वर्ष पूर्व प्रारंभ की गई किस प्रमुख जल संरक्षण परियोजना को तिलांजलि दे दी है? तो वह है जलयुक्ता शिवार। भ्रष्टाचार में फंस गई बेचारी। आयुध अधिनियम देश के भीतर कब लाया गया था? यह लाया गया था 1959 में, जिसमें अभी हाल ही में संशोधन किया गया। जगन्नाथ वासुदेव यानी जगन्नाथ वास्ती देवेना नामक योजना किस राज्य में लागू की गई है? तो यह आंध्र प्रदेश में लागू की गई है। पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि आप 12th के बाद अगर किसी ग्रेजुएशन कोर्स में जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। एटीएम से नगद निकासी के मामले में भारत को कौन सी रैंकिंग हासिल हो गई है? तो 2, जबकि पहले स्थान पर कौन है? चीन। लीवा मिस यूनिवर्स 2020 का ताज किसे पहनाया गया है? वो है कर्नाटक की एडेलिना कैस्टेलिनो। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2020 का 5वां संस्करण कौन से 2 देशों के बीच में हुआ? तो इंडिया और यूके के बीच में होता है अजय वॉरियर और यह सेलिसबरी यूके में संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस साल गणतंत्र दिवस के लिए बेस्ट मार्चिंग टुकड़ी का ट्रॉफी किसे दिया है? तो वो दिया है CISF को यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। हेड है राजेश रंजन। कौन सा देश जनवरी 2022 में राष्ट्रमंडल शूटिंग और तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो हाल फिलहाल इंडिया को यह मेजबानी हासिल हुई है। और ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करता हूं कि आप करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे।